केरल के एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने वहां पर एक एक्सपर्ट टीम भेजी है। यह टीम राज्य सरकार को इस बीमारी की रोकथाम में मदद करेगी। इसी बीच स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में राज्यों को चौकन्ना करते हुए कहा है कि वह बीमारी की निगरानी तेज करें। बीते 2.25 सालों से चल रही कोविड महामारी से देश अभी उभर ही नहीं पाया था कि इस नई संक्रामक रोग का लोगों को चिंता में डाल देना लाजमी है। ताजा जानकारी के अनुसार इस बीमारी ने अब तक भारत सहित 66 देशों में 10,612 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस संदर्भ में डीटीएमटी ने दिल्ली स्थित सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल अरोड़ा से बातचीत की और जानना चाहा कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहले 100 सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से ड्रग टुडे कॉपीज 1 ईयर के लिए फ्री दी जाएंगी और अगले 500 सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स कॉपी 1 साल के लिए फ्री दी जाएंगी। तो नीचे दिए गए बटन को जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। अपनी कॉपी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और मैसेज बॉक्स में अपने एड्रेस के साथ फ्री सब्सक्रिप्शन जरूर लिखें। मंकी पॉक्स को इसलिए मंकी पॉक्स कहते हैं कि ये सबसे पहले 1958 में ये एक मंकी में ये वायरस डायग्नोज हुआ था। तो इसका जो पहला ह्यूमन का केस था, आदमी में पहला इन्फेक्शन इसको कॉन्गो में पाया गया था। उसके बाद सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में ये एक एंडेमिक फॉर्म में होता है और वो लोग उससे पीड़ित होते हैं जो कि एनिमल्स को हैंडल करते हैं। तो पहला ह्यूमन जो एपिडेमिक हुआ वो हुआ 2000 में, जब काफ़ी सारे एनिमल्स को जब एक्सपोर्ट किया और उन एनिमल्स को ये मंकी पॉक्स था तो उनके तहत इंसानों को हुआ। 2003 में नाइजीरिया में एक एपिडेमिक हुआ जिसमें 172 केसेस हुए और उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अफ्रीका के बाहर बिना ट्रेवल की हिस्ट्री के ये कुछ लोगों को ये जो नया इन्फेक्शन है मंकी पॉक्स का वो हो रहा है। मंकी पॉक्स फैलता कैसे है? ये यूजुअली इसका जो इन्फेक्शन है स्प्रेड होता है जब इन्फेक्टेड सीक्रीशंस होते हैं। अच्छा। जैसे कहीं से ब्लड आया या स्किन में रैश हुआ, उससे पस्चूल बने, स्कैब बना, उससे थोड़ा सा फ्लूइड निकला, ऊजिंग हुई ब्लड से, एरोसोल इन्फेक्शन से, या बेडिंग में जो स्वेट होता है या उसके सिक्रीशंस होते हैं एनिमल के, इन्फेक्टेड आदमी के, तो इनके सिक्रीशन से भी ट्रांसमिट होता है। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एहतियात बरतें, अगर आप रेगुलरली मास्क का यूज़ कर रहे हैं कोविड के लिए और गुड हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करते हैं, दैट मीन्स कभी भी किसी को भी हाथ में लाने से पहले या कोई खाना खाने से पहले या मुंह को साफ करने से पहले अगर आप हाथ नहीं धोते तो जाने अनजाने में आपकी टेंडेंसी होती है जो इन्फेक्टेड मटीरियल को अपने मुंह तक या नाक तक ले जाना और इसके बाद वो आगे इन्फेक्शन शरीर में अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। इस बीमारी के लक्षणों के बारे में थोड़ा बताइए। यूजुअली टिपिकल वायरस की तरह सिम्टम्स होते हैं। किसी वायरस में भी 2 फेजेस होते हैं। एक जब होता है कि साइटोटॉक्सिन स्टॉर्म्स होता है जिसमें फीवर, माइल्जियाज, बैक एक, बॉडी एक, फटीग, लूज मोशन, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, कुछ भी हो सकता है। और एक बार जब 2-3 दिन ये फीवर चलता है तो उसके बाद रैश डेवलप होना शुरू होता है। तो ये माना गया है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 दिन से लेके 21 दिन तक हो सकता है, पर टिपिकली ये 7 और 13 दिन के बीच में इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू कर दिया कि जो आदमी भी सस्पेक्टेड एरिया से आया, दैट मीन्स कंट्रीज विच हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड द अकरेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शन, उनको स्क्रीन कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स की असेसमेंट कर रहे हैं और अगर शक होता है तो उनको आइसोलेट भी करेंगे। इससे बचाव के उपाय क्या हैं? देखिए, अगर आपको किसी को भी शक होता है, किसी को फीवर हुआ, बॉडी एक्स हुए, माइल्जियाज हुए, बैक एक हुआ, वॉमिटिंग हुई, पेट में दर्द हुआ और उसके बाद स्किन रैश निकला है, तो शक पड़ना चाहिए। स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में आते हैं ऐसे आदमी के जो उन कंट्री से होके आया जिसमें से मंकी पॉक्स इन्फेक्शन हुआ है और वो भी हाल ही में पिछले 2 हफ्ते में ट्रैवल होके आया, तो ऐसे केसेस में आप NCDC है, दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उनको आप इतला दीजिए। वो आके आपको सारी इंस्ट्रक्शन देंगे, आपके सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, अगर कंफर्म होता है तो, या उससे पहले आपको आइसोलेट करेंगे कि आपका भी ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके और आपके साथ में बच्चे, बूढ़े या बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी बचाव कर। 2 तरीके के टेस्ट अवेलेबल हैं। एक है स्कैब टेस्ट हैं जिससे हिस्टोपैथोलॉजी से कंफर्म कर सकते हैं, पर उससे भी ज़्यादा सिंपल जो कि फील्ड में भी काम आ सकता है, दैट इज़ जीन एक्सपर्ट और PCR टेक्निक। आपने जैसे देखा होगा कोविड-19 में
जो आप पीसीआर टेस्ट करते थे उसकी बहुत अच्छी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी थी, इसलिए इसकी भी टेक किट अवेलेबल है, पर ये बड़ी लिमिटेड एरियाज़ में अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ कमर्शियल किट इज़ नॉट इजी टू गेट इट। तो जो भी हिंदुस्तान में अगर कोई सस्पिशन होता है तो या तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे या एनसीडीसी या लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना